हम लोग रासायनिक बलगतिकी पाठ के अंतर्गत पहले एक अंकित प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद अन्य टॉपिक को देखा जाएगा। तो एक प्रश्न है, देखिए यहाँ पर R = P, मतलब जो R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट, मतलब अभिकारक और ये उत्पाद। तो जब कोई अभिकारक यहाँ पर अभिक्रिया करके उत्पाद बना रहा है तो अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.06 यम मोलरता है से 20 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 यम हो जाता है। मतलब जो R मतलब अभिकारक की सांद्रता जो पहले ली गई थी शुरुआत में वो 0.06 था और 20 मिनट के बाद घट करके उसकी सांद्रता 0.02 यम हो जाती है। तो अभिक्रिया का औसत वेग की गणना करना है। तो बताया गया था कि इकाई समय में होने वाले अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया का औसत वेग का सूत्र हम लिख सकते हैं -δR/ΔT। R मतलब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और ΔT आपका समयांतराल है, कितने समय में ये परिवर्तन हुआ है उस समय है। तो देखिए प्रारंभिक सांद्रता आपका 0.06 था और अंतिम सांद्रता घट करके इतना हो गया। तो कि सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, तो इसमें से इसको घटा देंगे और बटे ΔT आपका 20 मिनट है। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो 0.04 आ जाएगा, 0.04/20। अब इसको जैसे एक शून्य बढ़ा देंगे, देखिए 3 अंक हो गया, 1 2 3, और तीनों को अगर पूर्णांक बनाएंगे तो इसको दशमलव हटा देंगे तो 40 हो जाएगा। और 3 अंक पर दशमलव जो है दाहिने तरफ किया गया, इसलिए 10⁻³ कर दें तो इसको हो जाएगा 40 × 10⁻³ 20 दूना 40, 2 से काट देंगे, 2 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर पर सेकेंड आपका औसत वेग होगा। अगला टॉपिक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। पहला है सांद्रता। तो कक्षा 11 में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो उसमें बताया गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता के अनुपाती होता है। मतलब अभिकारक की सांद्रता अगर अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा और अभिकारक की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। तो देखिए यहाँ लिखा है अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक की सांद्रता। दूसरा है ताप। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर जो अभिकारक के अणु हैं उनके बीच में आपस में टक्कर होता है, और जब टक्कर होता है तो जो अभिकारक पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे थे, अब उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वे भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने लगते हैं। इसलिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दाब। तीसरा है आपका दाब। देखिए दाब बढ़ने पर क्या होता है, अभिकारक के अणु अपने पास में आ जाते हैं और क्योंकि आयतन घट जाता है, देखिए दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता है, और जब आयतन कम होगा तो अभिकारक के अणु जो है पास आ जाएंगे, अर्थात अभिकारक की सांद्रता बढ़ जाएगी, और अभिकारक की सांद्रता जब बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक क्या करता है, इस सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा क्या है, किसी भी अभिकारक अणु को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अतिरिक्त जितने न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अगर हम उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं करते हैं तो अभिकारक अणुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जब उत्प्रेरक का हम प्रयोग करते हैं तो इस सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। मतलब अगर कम भी ऊर्जा उनको अगर मिलेगा अभिकारक अणुओं को तो वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से 4 यहाँ पर कारक की अभी चर्चा हुई जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। पहला आपका है सांद्रता, दूसरा है ताप, तीसरा है दाब और चौथा है उत्प्रेरक। इन सब की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब एक टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, वेग स्थिरांक। इसको हम विशिष्ट दर स्थिरांक या वेग गुणांक भी कहते हैं। रेट कांस्टेंट, विशिष्ट दर स्थिरांक को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और वेग या इसको वेग गुणांक या वेलोसिटी कोएफिशिएंट, माने इसको हम किसी भी नाम से जानते हैं।
तो ये वेग स्थिरांक क्या है, उसके लिए देखिए यहाँ पर, ये मान लीजिए कोई अभिकारक ए है और ये अभिक्रिया करके प्रोडक्ट मतलब उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो हम लोग द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़े हैं कक्षा 11 में। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के सांद्रता के अनुपाती होगा। तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द ए, और अभिक्रिया के वेग को हम dx/dt लिखते हैं, तो बराबर कोई कांस्टेंट हम k लिख दिए और फिर एक्टिव मास ऑफ द ए। और अभिक्रिया के वेग को हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसके पहले आपको बताया गया है कि अभिक्रिया के औसत वेग को या वेग को हम ए के सांद्रता के परिप्रेक्ष्य में लिख सकते हैं। तो माइनस डेल ए या डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर के इंटू ए, मतलब क्रिया के वेग को हम ऐसे ही प्रदर्शित कर सकते हैं और इससे ही प्रदर्शित कर सकते हैं। जहाँ के जो है एक स्थिरांक है, इसी स्थिरांक को हम वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक कहते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि ए की जो सांद्रता है इसको मान लें ए मोल प्रति लीटर, ए मोल प्रति लीटर मान लिया, 1 मोल प्रति लीटर मान लिया जाए, तो 1 की जगह अगर 1 मोल प्रति लीटर लिख दिया जाए तो यहाँ पर अगर 1 रख दिया जाए तो 1 का गुणा के में करेंगे के ही आएगा। तो हम इस समीकरण 1 से लिख सकते हैं कि डेल्टा x/डेल्टा टी बराबर के क्या है, वेग स्थिरांक है, dx/dt क्या है, अभिक्रिया का वेग है। तो हम कह सकते हैं कि इकाई सांद्रण मतलब जब सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो अभिकारक की, तो इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया का वेग है और ये वेग स्थिरांक है, दोनों कब बराबर होंगे, जब अभिकारक की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होगा या इकाई सांद्रण होगा, अर्थात इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को वेग स्थिरांक कहते हैं। अब अभिक्रिया का वेग नियम, अब देखिए अभिक्रिया का जब वेग नियम लिखते हैं, अभी देखिए यहाँ पर जिसे लिखा गया था, ये लिखा गया था द्रव्यानुपात, जैसे अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार लिखा गया, अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, dx/dt बराबर के इंटू ए। dx/dt क्या है, अभिक्रिया का वेग या औसत वेग है। तो ये जो व्यंजक है, जो व्यंजक लिखा गया इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए, इसी व्यंजक को हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग नियम। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर वह व्यंजक जो अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों के सांद्रताओं के पदों में व्यक्त करता है, अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है, जिससे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ए का N1 मोल B का N2 मोल परस्पर अभिक्रिया करके C का M1 मोल और D का M2 मोल बना रहा है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, और N1 ये पावर में चला जाता है मोलों की संख्या, और फिर इंटू एक्टिव मास ऑफ B पावर N2। फिर dx/dt बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट को लिखा जाएगा तो k, फिर एक्टिव मास ऑफ A पावर N1, एक्टिव मास ऑफ B पावर N2। तो ये जो व्यंजक है अभिक्रिया का जो वेग लिखा गया है, किसके पदों में लिखा गया है, अभिकारकों के सांद्रताओं के पदों में इस व्यंजक को व्यक्त किया गया है, अभिक्रिया के वेग को। तो ये जो व्यंजक है इसी को कहेंगे अभिक्रिया का वेग नियम। एक चीज़ यहाँ पर नोट करना है कि अभिक्रिया का वेग नियम का निर्धारण प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। मतलब कि ये जो N1 और N2 यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर क्या है, ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि है। अभी हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में विस्तृत रूप से। तो अभिक्रिया की कोटि, अब यहाँ पर N1 N2 यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसलिए यह देख करके, किसी रासायनिक अभिक्रिया को देख करके हम इसकी कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यह जब हम प्रयोग करते हैं तब हम देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग ए या वेग की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ए की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है कि बी की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है कि दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है कि किसी की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये जो N1 N2 है इसका निर्धारण हम प्रयोग द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसको जो है आज जो वीडियो आपको भेजा जा रहा है इसको बढ़िया से देख करके, और जो नोट्स अभी दिया जाएगा उसको अपने कॉपी पे लिख करके और उसको याद करेंगे। धन्यवाद।